हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल्स किया था। उसी न्यूमेरिकल के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान रखना एक चीज, बच्चों में आप लोगों को उसी न्यूमेरिकल के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हमारे पास जो लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल था वो कुछ इस तरीके से था। ये ऐसे इस वाले एंड का टेम्परेचर में टी हायर बोला था, इस वाले एंड का टेम्परेचर टी लोअर बोला था। इससे हमने K1, K2, K3, K4। तो इसके लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया था। तो बच्चों इस टाइप के न्यूमेरिकल जब भी आ जाना तो आपको किस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना ताकि हमारा आंसर सही हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट कई सारे तरीके से बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में 2 सर्किट बना के बताया था, लेकिन सही एक ही था। तो जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ जाए तो उसको सोल्व करने का जो तरीका है आपको ध्यान रखिएगा। स्टेप 1, क्या करो आप, ये जो ब्लॉक है ये 3D में ब्लॉक था, क्यूब था हमारे पास। तो जब भी इसका कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो पहले आप क्या करो, उस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली कट कर दीजिए। हॉरिजॉन्टली भी याद मत रखिए आप, तो ऐसा याद रखिए कि अलोंग द फ्लो ऑफ हीट, उसके अलोंग कट कीजिए। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, कट along the flow of heat। यानी कि देखो इसमें हीट किधर से किधर फ्लो होती है, ऐसे फ्लो होती है, इधर से इधर जाती थी हीट। तो आप क्या करो, इसको ऐसे कट कर दो। दैट मींस हॉरिजॉन्टली हो गया, इस केस में तो हॉरिजॉन्टली। एक बार हो सकता है इधर से इधर फ्लो हो रहा हो हीट, तो आप कैसे कट करो, ऐसे कट करो। ये स्टेप 1। सेकंड स्टेप में क्या करो आप, नाउ कट द परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ हीट। यानी कि अब क्या किया, फर्स्ट हमने जिस डायरेक्शन में हीट का फ्लो होता है उसके अलोंग कट गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये जो हीट का फ्लो होता है उसके परपेंडिकुलर कट करना है। कट परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ हीट। क्या बात समझ में आती? यानी कि सर्किट को भी जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था वही समझाता हूं। तो इसे हम क्या करेंगे, सोल्व करने के लिए पहले हम इसे ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे। तो ये सर्किट 2 पार्ट में हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ये पोर्शन ऊपर चला गया, ये पोर्शन नीचे गया। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे परपेंडिकुलर कट करेंगे। तो यानी कि ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करने का मतलब ऐसे। तो ऐसे कट करेंगे तो ये वाला रेजिस्टेंस अलग बनेगा, ये यहां पे बन चुका है। ऐसे इसका रेजिस्टेंस अलग बनेगा, इसका रेजिस्टेंस अलग बनेगा और इसका रेजिस्टेंस अलग बनेगा। इसीलिए मैंने वहां पे अलग अलग बना के इसे 4 बताए थे। ठीक है, ये प्रोसीजर होता है। इसे अब आप R1 बोल दीजिए, R2, R3, R4। क्लियर? तो इसको सोल्व करने पे आंसर आ जाएगा। लास्ट क्लास में हमने इसे सोल्व कर लिया था। एक और एग्जांपल समझते हैं। देखो हमारे पास वापस एक क्यूब वाला ब्लॉक है, लेकिन अरेंजमेंट कुछ ऐसा है। इस पूरे वाले में K1 कंडक्टिविटी का मटेरियल भरा हुआ है, इसके हाफ पोर्शन में K2 है और इस तरफ K3 है। आपसे बोला गया इस तरफ जो टेम्परेचर है वो T हायर है और इस तरफ जो टेम्परेचर है वो T लोअर है। डिस्टेंस भी मान लेते हैं कि ये भी L है और ये भी L है। ये पूरा एरिया, ये यहां से लेकर यहां तक का एरिया मान लेते हैं हम लोग A है। तो ये वाला जो एरिया होगा वो A/2 होगा। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया इसका K इक्विवेलेंट बताइए। यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमें ये वाला स्टेप यूज में लेना, ये कॉन्सेप्ट यूज में लेना। फर्स्ट क्या करना है, हमें कट अलोंग द फ्लो हीट, यानी कि इसको ऐसे कट करना है, ऐसे अलोंग द हीट, यानी कि ऐसे कट कर देंगे। ऐसे कट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पोर्शन कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, यानी कि ये जो K1 का हाफ पोर्शन है वो ऊपर इस वाले के साथ आ जाएगा और हाफ पोर्शन है वो इसके साथ आ जाएगा। फिर हम इसे परपेंडिकुलर कट करें, यानी कि ऐसे कट करना है। यानी कि यहां पर एक रेजिस्टेंस आपके पास बनने वाला है R2, इसको बोल देते हैं R3। और देखो जितना रेजिस्टेंस ये ऊपर का होगा उतना रेजिस्टेंस नीचे का होगा या नहीं होगा, यानी कि ये वाला पोर्शन
देखो ये पूरा का रेजिस्टेंस जो लिखोगे तो हाफ ऊपर चला जाएगा, हाफ नीचे चला जाएगा। तो अगर मैं इसे लिखता हूं पूरे को R1, तो ये ऊपर चला जाएगा R1/2 और ये हो जाएगा R1/2। ये सर्किट इसका करेक्ट है। लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज में नहीं लेते हो तो इसका एक और सर्किट बन सकता है। बच्चा इसको देख के आगे कैसे बना था, ऐसा भी बना सकता था। ये इसका एक रेजिस्टेंस होता R1 और ये दोनों पैरेलल में होते हैं। आप ऐसा भी बना सकते हो, लेकिन बच्चों ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने आप लोगों को इस वाले के लिए बताया था कि भाई इसको इसके अपोन में, इसको इसके अपोन में क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस सेम नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने शायद अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया हुआ चैप्टर 12th में है जो, तो आप समझ चुके होंगे कि ये वाला सही होगा और ये वाला गलत होगा। क्योंकि हमें पता है कि इसके यहाँ पर हर जगह पर इधर का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो या ना हो, ये हमें पता नहीं। इसलिए ये वाला लॉजिक कई सारे केस में सही हो सकता है, लेकिन हमेशा ये सही हो ये मैं कंफर्म नहीं बोल सकता। हाँ, लेकिन ये हमेशा सही होगा आपका। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप इसको क्या करो, हॉरिजॉन्टली कट करो देन वर्टिकली कट करो, तो ये कॉन्सेप्ट बनेगा। तो इसके लिए हम जब लिखेंगे ये वाला क्यों सही नहीं समझ में आया बच्चों, क्योंकि ऐसा एक बार जेई में पूछा हुआ है और एक एडवांस में भी पूछा हुआ है। और शायद हो सकता है, जब तक मुझे याद है, तो शायद आप लोगों की जो लास्ट जो वर्ल्ड बुक्स थी, पुरानी बुक्स थी, उसके अंदर भी एक न्यूमेरिकल दिया हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया। तो अब देखिए इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इस सर्किट को गलत है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे R1 कैलकुलेट कर सकता हूँ। R1 तो लिख सकता हूँ, देखो R1 क्या आएगा, इसकी लेंथ कितनी L है, L अपॉन K/A होता है। तो K कितना है, K1 है। एरिया कितना है इस पूरे का, A। ये R1 आया। ठीक है, R1 इस पूरे का आया बच्चों। ठीक है, तो जब हम इसको कट करेंगे तो आधा ऊपर चला जाएगा, आधा नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे जो R1 आएगा, R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो R1/2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर देंगे। R2 की बात करते हैं। R2 हमारे पास होगा L अपॉन K2 इंटू A/2। तो ये हो जाएगा 2L अपॉन K2A, और R3 भी सेम ही होगा। देखो अब मुझे R1 पता है, R2 पता है, सब कुछ पता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, R1/2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, R1/2। तो जो वैल्यू आएगी इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना। फिर इस सर्किट को सोल्व करना आपको आता ही, क्योंकि उसमें मैं कैलकुलेट करके ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि ऐसा आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी में काफी सारे न्यूमेरिकल सिखाए जाएंगे। मैं भी वहां पर सिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को कंपेयर कर रहा हूँ कि आप इसे वैसे सोल्व कर सकते हो। R1 आपको पता चल गया, तो यहाँ से यहाँ तक के इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो। तो ये दोनों किस में हो जाएगी, सीरीज में, ये दोनों में किस में हो जाएगी, सीरीज में, और इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं सोल्व करके बता देता हूँ। इसे हटाता हूँ। देखो तो हम लोग यहाँ पे जब R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो सर फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, R1/2 प्लस R2 इंटू R1/2 प्लस R3 डिवाइडेड बाय इसका प्लस इसका सम होगा, यानी कि R1/2 प्लस R2, R1/2 प्लस R3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R इक्विवेलेंट मिल जाएगा, और R इक्विवेलेंट हमें मिल गया तो K इक्विवेलेंट भी हमें मिल जाएगा, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट को। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2L। टोटल K कितना हो जाएगा, K इक्विवेलेंट। इसका टोटल एरिया कितना A है। यहाँ पे सबकी वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो हमें ये K इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के अगर न्यूमेरिकल्स आए बच्चों तो ये स्टेप्स याद रखना आप लोग। पहले क्या करना, अलोंग द फ्लो ऑफ हीट के कट करना, फिर उसके परपेंडिकुलर कट करना। जो सर्किट बनेगा वो सही होगा। ठीक है, अब इसमें एक नई वेराइटीज है, वो भी कर लेते हैं हम लोग, जो आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है। इसे हटाता हूं। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक लॉ पढ़ते हैं, किरचॉफ लॉ। और किरचॉफ लॉ में हम पढ़ते हैं करंट लॉ। ठीक है, तो वही बात करते हैं हम लोग यहाँ पे।
इसमें कौन सा लो पढ़ना है? करंट लो। जिसे आप लोगों ने एक नाम भी दिया हुआ केसीएल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी हमारे पास कोई ब्रांच है मान लेते हैं ऐसे, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है और ये रेजिस्टेंस R3 है। तो इस ब्रांच के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर इस ब्रांच में करंट आता है I1, इस ब्रांच में करंट जाता है I2 और इस ब्रांच में करंट जाता है I3, तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि जो जंक्शन है जहां पर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस मिलती है, किसी भी सर्किट में जहां पर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस मिलती है, उस पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जंक्शन है, इन जंक्शन के ऊपर ये रूल लगता है करंट लो या जो करंट लूप या करंट लो जो भी आप बोलना चाहो, वो करंट लो लगता है। वो करंट लो ये बोलता है कि इस जंक्शन पर आने वाला करंट जाने वाले करंट के इक्वल होता है, यानी कि यहाँ पर जितना करंट आएगा वो वहां से जितना करंट जा रहा है उसके इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पर आने वाला करंट कितना? सिर्फ I1 है और जाने वाला करंट कितना? I2 और I3, तो ये दोनों इसके इक्वल होना चाहिए। ये होता है करंट लो, यानी कि आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। तो ये का यही लो हमारे लिए हीट फ्लो के लिए भी वैलिड होता है। जैसा कि यहाँ पे करंट फ्लो के लिए वैलिड है, यानी कि करंट के लिए वैलिड है, उसी तरीके से हीट फ्लो के लिए भी वैलिड है। तो देखिए समझना कैसे। तो हमसे कई बार यहाँ पे पूछा जा सकता है, इसका वोल्टेज आपको पता होगा, इसका पता होगा, इसका पता होगा, यहाँ का वोल्टेज पूछा जा सकता है। तो हीट में से कैसे काम में लेते हैं? मान लेते हैं हमारे पास 3 रोड्स है, इसे 3 रोड से मान लेते हैं। इसका K इक्विवेलेंट K1 है, या K मान लेते हैं, इसका 2K है और इसका 4K है, ठीक है। लेंथ सभी की से, इसकी लेंथ भी L है, इसकी भी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है। ये वाला एंड आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। क्या बात समझ में आती? तो हमसे पूछा है, और सबकी लेंथ L है, एरिया भी सभी के A है, इसका एरिया भी A है, इसका एरिया भी A है और इसका एरिया भी A है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। तो बच्चों एक बात कहें, हम मैंने इसको ये Y बना हुआ, ये मैंने हॉरिजॉन्टल में बनाया, कई बार हो सकता है आपको ये वर्टिकल में भी मिल जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हमसे बोला जाता है कि इसका 100 डिग्री टेम्परेचर, इसका 0 डिग्री टेम्परेचर, इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका K है, लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो हमसे पूछा जाता है इसमें कई बार कि जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा। तो इस कॉमन पॉइंट के टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज में लेते हैं, जो करंट के लिए यूज में लेते हैं। इसमें भी क्या बोलेंगे कि देखो इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है और इस बार इन दोनों एंड्स का टेम्परेचर क्या है? कम है, तो हीट इधर से जा रही होगी, इसमें कुछ जा रही होगी और इसमें कुछ जा रही होगी। यह समझ में आता है, यानी कि यहाँ से हीट ज्यादा ही होगी, इस पोर्शन में कुछ हीट गई होगी और इस पोर्शन में कुछ हीट गई होगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि सराउंडिंग में कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा है। अगर सराउंडिंग में कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा है तो इधर से जो हीट जा रही होगी उसको 2 पाथ मिल रहा है, एक पाथ ये मिल रहा है, एक पाथ ये मिल रहा है। तो यहाँ से जो टोटल हीट जाएगी वो इन दोनों पार्ट्स में जाने वाली हीट के इक्वल होगी। तो हम ही मान के चलते हैं कि इधर से जो हीट जा रही है उसको हमने मान लिया I1, यानी कि हीट करंट जो भी आप बोला चाहो, इसको हम बोलते हैं I2, इसको हम बोलते हैं I3। तो यहाँ पे से जो हीट जाएगी यानी कि I1 होगा वो इक्वल होना चाहिए I2 प्लस I3, यानी कि यहाँ पे हीट करंट है बच्चों। क्या है? हीट करंट। हीट करंट इन द सेंस, इस तरफ करता हूं, हीट करंट है इन द सेंस। तो इसे आप लिख सकते हैं dq1 by dt is equal to dq2 by dt प्लस dq3 by dt, ऐसे लिखा जा सकता है हीट करंट को, ठीक है। ये ऐसे, ये क्यों लिखते हैं समझना आपको? इस वाले लॉजिक से कि आने वाली हीट यहाँ पर 2 पोर्शन है, इन दोनों में जाने वाली हीट के बराबर होगी।
अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। देखो यहाँ से यहाँ तक जो हीट जा रही होगी उसके लिए मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा, यहाँ पर टेम्परेचर कितना मान लेता है टी, हमसे टी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लिख देता हूँ यहाँ फाइंड आउट टेम्परेचर टी एट कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 100 माइनस का टी इंटू के, एरिया ए अपॉन लेंथ है, यही होगी के डेल्टा टी बाई एल, ये होता है फॉर्मूला। इसके लिए क्या लिखेंगे अपन, Q2 के लिए, इसे Q2 मानना है, तो इसका K कितना है 2K A, हीट इधर से इधर जा रही होगी, इसको ये टेम्परेचर ज्यादा है, ये 0, तो T माइनस 0 डिवाइडेड बाई इसकी लेंथ भी L है, प्लस इस वाले के लिए बात करते थे, इसलिए K कितना है 4K है, एरिया A है, T माइनस 20, ये टेम्परेचर 20 डिग्री है, इसकी लेंथ कितनी L है। तो अगर आप ध्यान समझोगे तो के ए बाई एल, के ए बाई एल, के ए बाई एल सभी में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 100 माइनस का टी, यहाँ पर क्या बचेगा 2 टी, यहाँ पर बचेगा 4K, सॉरी ओनली 4 बचेगा, 4 टी माइनस 20, यही होगा। तो 100 माइनस का टी इज इक्वल टू 2T प्लस 4T माइनस का 80, यही होगा। तो इस माइनस को इस तरफ ले आता है और इस टी को इस तरफ ले आता है, तो ये कितना हो जाएगा 180, ये 60 और ये कितना जाएगा तो 70, क्लियर इतना। तो 70 या यहां पे लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 180/7, इसको सोल्व करने पे जो भी आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा टी डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से कर सकते हो, कई सारे अरेंजमेंट आपको मिल सकते हैं जिसमें आप क्रिचॉफ लॉ अप्लाई करके सोल्व कर सकते हो, ठीक है। एक और वैरायटी वाला क्वेश्चंस करते हैं इसी में, ऐसे कई सारे अरेंजमेंट मिलेंगे, बच्चों आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। एक और करते हैं, रफ करता हूं मैं, देखो देखो बच्चों, मैं आप लोगों को यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के अलग अलग वेराइटीज बता रहा हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, बाकी फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो कितने भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं वेराइटीज आप लोगों को बता रहा हूँ, प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों को शीट भी मिल जाएगी, उसमें भी आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इनसे रिलेटेड। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, मान लेते हैं जैसे कि एक रूम है, अब इस रूम की आउटर वॉल क्या होती है, बनी होती है ब्रिक्स की, उसमें सीमेंट भी लगा होता है, वुडन भी लगा होता है, ऐसा कुछ बना हुआ मान लेते हैं, ऐसा मान के चल रहा हूं मैं।
देखो बच्चों क्या अरेंजमेंट है, ये एक रूम है, ठीक है, इस रूम के यहाँ पे हुड लगा हुआ वॉल पे, ये सीमेंट है और इधर ब्रिक्स है, यानी कि हुड और इस ब्रिक्स को चिपका के रखता है कौन, सीमेंट। इतना तो हम लोग समझ सकते हैं। इस ये अंदर एक रूम है इस तरफ, ठीक है, इधर आउटसाइड है। अब हमसे ऐसा बोला गया कि इस रूम का टेम्परेचर मान लेते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर का जो टेम्परेचर है वो है माइनस का कितना, माइनस है, मान ले माइनस का 5 डिग्री हो सकता है या प्लस का 5 डिग्री भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे भैया। तो हमसे ऐसा बोला गया, देखो अगर बाहर का टेम्परेचर -5 डिग्री तो अंदर रूम का टेम्परेचर भी इतना होना चाहिए, लेकिन हमने क्या लिखा है, यहाँ पे रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री रखा हुआ। इसका मतलब है कि अगर हमें इस रूम का टेम्परेचर ज्यादा रखना है तो यहाँ पे एक हीटर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हीटर लगाना पड़ेगा कि इस रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री मेंटेन है, क्योंकि आउटसाइड का टेम्परेचर कितना, -5 डिग्री है। क्लियर है? मैं एक बार देख लेता हूँ उसकी वैल्यूज वगैरह क्या है बच्चों एग्जैक्ट। सही है, ये -5 डिग्री का टेम्परेचर, यहाँ पर 30 डिग्री का टेम्परेचर है। तो अब हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो हीटर लगा हुआ है उस हीटर की क्या पावर होगी कि इस रूम का टेम्परेचर वो 30 डिग्री मेंटेन कर सके। फाइंड आउट पावर ऑफ हीटर टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ रूम एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि आउटसाइड का टेम्परेचर कितना, -5 डिग्री, रूम का टेम्परेचर में कितना मेंटेन रखना, 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लगा होगा, हीटर लगा हुआ होगा। वो हीटर क्या कर रहा होगा, इस रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा हुआ होगा। तो देखो सब कुछ आपको गिवन है, जो के हमें गिवन है हुड के लिए, वो हमें गिवन है 0.150 कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। के ऑफ सीमेंट वो भी हमें गिवन है 0.175 कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए भी गिवन है के ब्रिक्स, वो है 1 मान लेते हैं उसे, 1 कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। देख लेता हूं मैं एक बार सही लिखने में वैल्यूज। सॉरी बच्चों, कैलोरी पर सेकेंड में नहीं, यूनिट, ये यूनिट है वॉट पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वॉट पर मीटर। वह कैलोरी पर सेकेंड भी सही थी, गलत नहीं, बट वॉट में दिया हुआ है ताकि हमें कन्वर्ट करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, इतना दिया हुआ, ये यूनिट समझ लीजिए। तो हमसे पूछा गया फाइंड आउट पावर ऑफ हीटर टू मेंटेन द टेम्परेचर 30 डिग्री ऑफ रूम। इस रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री मेंटेन करने के लिए हमें कितनी हीटर की पावर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो आसान है बच्चों, अब आपसे ऐसा भी बोला गया कि इस रूम के इस तरफ और इस तरफ कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा है। जो हीट का लॉस हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सराउंडिंग से हो रहा है, यानी कि हीट का जो फ्लो हो रहा है वो इस वॉल के थ्रू ही हो रहा है और कहीं से हीट का अलग से लॉस नहीं हो रहा है, यानी कि हीट का जो ट्रांसफर होगा वो इसी वे में होगा। अगर इसी वे में होगा तो देखो बच्चों, एक हुड है, ये सीमेंट है और ये ब्रिक्स है, ये एक अलग मटेरियल की तरह काम कर रहा होगा, ये एक अलग मटेरियल की तरह काम कर रहा होगा और एक अलग मटेरियल की तरह काम कर रहा होगा। अगर ये तीनों अलग अलग मटेरियल की तरफ से काम कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, तो इनका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस भी क्या होने वाला है, अलग अलग होने वाला है। तो तीनों का रेजिस्टेंस मुझे पता चल सकता है क्योंकि मुझे सब कुछ पता है, के पता, ये पता, उसका एरिया भी देते हैं कि इनका जो एरिया है वो मान लेते हैं 50 मीटर स्क्वायर। देख लेता हूँ 150 मीटर स्क्वायर है, कितना है 150 मीटर स्क्वायर एरिया भी आपको गिवन है, सब कुछ गिवन है आपको, यानी सब चीज गिवन है। हमसे ये पूछा गया हीटर की पावर क्या होगी, तो हीटर की पावर का मतलब क्या है, यहाँ पर से ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड -5 डिग्री, तो जितना हीट का फ्लो यहाँ पे से हो रहा होगा उतनी हीट यहाँ पे जो हीटर है उसको प्रोवाइड करनी होगी। भाई यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री है और यहाँ पे टेम्परेचर -5 डिग्री, तो इसके डिफरेंस की वजह से यहाँ पे से जो हीट जारी होगी उतनी हीट यहाँ पे जो हीटर लगा हुआ है अगर वो दे देगा इस रूम को
तो उसका टेम्परेचर 30 डिग्री मेंटेन रहेगा। इसका मतलब क्या है, फाइनली हमसे इस न्यूमेरिकल में ये पावर ऑफ हीटर नहीं पूछा, ये पूछा है कि यहां से यहां तक जो हीट का फ्लो रेट है वो फ्लो रेट ही हीट की पावर के बराबर हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर इसका टेम्परेचर 30 डिग्री, इसका टेम्परेचर -5 डिग्री, तो यहां से यहां हीट जा रही होगी और जितना हीट का लॉस हो रहा होगा उतना हीट, ठीक है, यहाँ पे हीटर प्रोवाइड करवा देगा तो वो उसकी पावर हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछा गया, यहाँ से फ्लो होने वाली हीट रेट ही पूछी हमसे, तो उसे कैलकुलेट करेंगे। उसे कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या होगा, ये अलग मटेरियल होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, तो इन तीनों का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो तीनों रेजिस्टेंस किसकी तरह काम कर रहे होंगे मेरे पास, सीरीज की तरह। तो मैं ऐसा बना सकता हूँ इसका डायग्राम आंसर के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछे गए हैं बच्चों जेईई में और एडवांस में। तो देखो इस वाले का टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड बोला हुआ है, इसका 5 डिग्री सेंटीग्रेड बोला हुआ है। इसका रेजिस्टेंस हम R1 मान लेते हैं, या R2 और या देखो तीनों सीरीज में है, तो हम लोग लिख सकते हैं R1 की वैल्यू भी अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं। फॉर्मूला होता है L1 अपॉन K1A होगा, एरिया तो सभी के लिए सेम होगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ाते हैं। देखो R इक्विवेलेंट जब हम लिखेंगे बच्चों तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 R2 प्लस R3। तो R की जगह पर लिखेंगे हम लोग L1 K1A प्लस L2 K2A L3 K3A, यही होगा। अब आप ध्यान समझो, इसमें से A तो कॉमन आ गया, L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2, यही बचा। एरिया हमें कितना दिया, 150 मीटर स्क्वायर दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 150 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे लेंथ देखो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 10 की पावर -2। इसके लिए K कितना दिया हुआ है 0.150, इसके लिए 1 इंटू 10 की पावर -2 दिया हुआ है 75, इसके लिए L दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1, यही होगा R इक्विवेलेंट। इस पूरे को डायरेक्ट सोल्व करके लिख दिया बच्चों मैंने, आप लोग भी लिख लेना, मैं लिख देता हूं। जब आप इसको पूरे को सोल्व करते हो तो यह आंसर आता है 2.26 इंटू 10 की पावर -3 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट, ये R इक्विवेलेंट आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, हीट फ्लो रेट लिख सकते हैं। देखो हीट फ्लो रेट क्या होगी, हीट फ्लो रेट, और जो हीट फ्लो रेट होगी वही पावर होगी, तो dQ बाई dt इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन R इक्विवेलेंट। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 30 माइनस माइनस का 5, R इक्विवेलेंट हमने कैलकुलेट कर लिया इतना। तो जब आपने इसको सोल्व किया जैसे पावर बोल सकता हूं, ये पावर आती है आपके पास 15.49 किलोवाट। तो आपको इतनी पावर का हीटर इस रूम में लगाना होगा जिससे कि इस रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री मेंटेन हो सके, अगर बाहर का टेम्परेचर -5 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो कई बार हमसे ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है,
देखो इसकी लेंथ वगैरह लिखता हूँ बच्चों। इसका जो ये एरिया दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस एंड का टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी लेंथ जो हमें गिवन है वो है 15 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर, क्लियर। और ये जो रोड है वो ब्रास की है और ये आयरन है, ठीक है। ये सिर्फ वाटर फिलअप है, ठीक है। और जो यहां पे वाटर है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और हमें गिवन है के ब्रास। ब्रास के लिए जो के गिवन है वो गिवन है 0.25 कैलोरी पर सेकंड पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें गिवन है 80 कैलोरी पर ग्राम, क्लियर। देखो बच्चों, यहां पे 100 डिग्री है, दो रोड है, एक ब्रास की एक आयरन की, और एक कंटेनर के थ्रू जुड़ी हुई है जिसमें वाटर रखा हुआ है 0 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है। अब हमसे ऐसा बोला जाता है कि यहां पर जो वाटर है 0 डिग्री टेम्परेचर पर, इसका जो ये वाटर है 0 डिग्री पे, ये आइस में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? आइस में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी बच्चों मैंने उल्टा बोल दिया, कि यहाँ पे जो आइस है वो आइस मेल्ट हो रही है वाटर में। किसके अंदर मेल्ट हो रही है? वाटर में। क्योंकि देखो इसका टेम्परेचर अगर मुझे 0 डिग्री मेंटेन रखना है, क्या रखना? 0 डिग्री। तो यहाँ पे आइस है, आइस 0 डिग्री पे। अब आइस, क्योंकि देखो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री, तो हीट इधर से इधर आ रही होगी। तो यहाँ पे जो आइस है, उस आइस को क्या मिल रही होगी? हीट मिल रही होगी। उस आइस को हीट मिलने से वो क्या हो रही होगी? मेल्ट हो रही होगी। मेल्ट होने से मतलब वो क्या हो रही होगी? 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो रही है। किस में कन्वर्ट हो रही है? 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट। यानी कि यहाँ पे आइस है, इसलिए मैंने ऐसे बनाया आप लोगों को, यहाँ पे आइस है, समझ पा रहे हो? आइस है 0 डिग्री टेम्परेचर पर आइस है। अब इधर का एंड अगर 100 डिग्री पर है, ये 0 डिग्री पर है, ठीक है। तो ये आइस क्या हो रही होगी? हीट तो इधर से आ रही है। अगर आइस को हम हीट देंगे तो क्या होगा? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब मेल्ट हो रही है तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री पे रहता है, यानी कि उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से ज्यादा नहीं बन रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर भी 0 डिग्री पे रहता है। तो आपसे ऐसा बोला गया है कि 360 ग्राम आइस मेल्ट इन 1 हावर, ठीक है। यानी कि 1 हावर में कितनी आइस मेल्ट हो रही है? 360 ग्राम आइस मेल्ट हो जाती है, क्लियर। यानी कि 360 ग्राम आइस मेल्ट इन 1 हावर। ऐसे ये प्रोसेस चल रहा है, पर हावर में से मेल्ट होती है, ठीक है, इन 1 हावर। यानी कि 360 ग्राम आइस मेल्ट इन 1 हावर। यानी कि जब इधर से इधर हीट आएगी तो ये जो आइस है, आइस क्या होगी? मेल्ट हो जाएगी। और 1 घंटे में कितनी आइस मेल्ट हो रही है? 360 ग्राम आइस मेल्ट हो जाती है। और ये टेम्परेचर 0 डिग्री मेंटेन रहता है, क्लियर। इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो आयरन है, उस आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी? ये सवाल हमसे पूछा गया है। एक रोड ये लगी हुई है, एक रोड ये लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आइस थी, हमें पता है इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री, तो हीट इधर से इधर फ्लो हो रही होगी। और इस आइस को जैसे हीट मिलेगी तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेल्ट होती है किस रेट से? 360 ग्राम आइस मेल्ट इन 1 हावर। यानी कि 1 हावर में 360 ग्राम आइस क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। तो हमसे पूछा गया कि इस आयरन का थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा। तो आसान है बच्चों, वापस से जो हीट फ्लो रेट है, जो हीट फ्लो रेट हो रहा होगा वही तो किसको मेल्ट कर रहा होगा? उस आइस को मेल्ट कर रहा होगा। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? हीट फ्लो रेट। और वो हीट जो यहाँ से मिल रही होगी वो इस आइस को मेल्ट कर रही होगी, तो उसको किसके इक्वल कर देंगे? आइस जो मेल्ट हो रही है उसके इक्वल कर देंगे। लेकिन हमें पहले हीट फ्लो रेट निकालने के लिए इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालना होगा। क्या बात समझ में आता है? हीट फ्लो रेट के लिए हमें क्या चाहिए? आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक ये 2, क्लियर। तो यहाँ पे कितना डिग्री टेम्परेचर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 0 डिग्री मेंटेन है। तो यहाँ पे जब हम आर इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। R1 कितना होगा? L, यानी 15 डिवाइडेड बाई के ब्रास। के ब्रास कितना दिया हमें? 0.25 इंटू एरिया।
एरिया कितना दिया मैं 20, इसको ए लिखता हूँ भी प्लस R2, R2 के लिए दिया हुआ 8, ये सेंटीमीटर में ना, कोई बात नहीं इसको मीटर में कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय के, तो हमने के मान लिया, मानते हैं इसका आयरन का थर्मल कंडक्टिविटी के है इंटू एरिया ए। तो अब इस पूरे को जब हम सोल्व करेंगे तो देखो 10 की पावर -2 अपॉन ए कॉमन आ जाएगा, यहां पे क्या बचेगा 15 बाय 0.25 प्लस 8 बाई के। इस एरिया को भी हमने क्या लिखा है सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो यहाँ पे अगर मैं जब 20 लिखूंगा तो उसे क्या लिखना पड़ेगा -4, क्लियर, -4 लिखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इससे कट हो गया 2 टाइम्स, इधर देखिए। तो R इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा 100/20, ये 15/25 है, यानी कि 3 की टेबल से कट करूंगा तो ये 3 के 5 की टेबल से ये 300 डिवाइडेड बाय 5 ये होगा। तो ये जो 2 पॉइंट है ऊपर लगाऊंगा मैं तो 00 आ जाएगा, 5 की टेबल से 300, 5 की टेबल से 5 टाइम्स प्लस 8 बाई के, तो इससे कितने टाइम कट हो जाएगा 6 0, ये होगा। इससे कितने टाइम कट होगा 5 टाइम। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 300 प्लस, देख लेना बच्चों कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो देख लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हमें हीट फ्लो रेट निकालनी, तो dQ बाय dt निकालना है, ये निकालना, ये कितना होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 100 माइनस का 0 अपॉन R इक्विवेलेंट 300 प्लस 40 बाई के, ये आ गया। अब यहां पे तो जो इसको हीट चाहिए वो हीट क्या है, इसको कितनी हीट चाहिए वो हीट मैं यहां पे लिख सकता हूं, इसको मेल्ट होने के लिए हीट जो चाहिए वो क्या चाहिए m इंटू एल अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा टी भी हमें पता है, अभी लिख देंगे हम लोग। तो देखो मास कितना गिवन है 360 ग्राम इंटू 80, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 1 हावर दिया हुआ है तो हावर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 3600 हो जाएगा, 60 इंटू 60 होगा 40/8। तो आप देखिएगा इससे 10 टाइम कट हो गया, इससे 8 टाइम कट हो गया, सोल्व करोगे तो आंसर आ ही जाएगा आप लोगों का, जो भी आएगा 8 इंटू 300 के 100। तो इस पूरे को सोल्व करना बच्चों, कैलकुलेशन करवाने की मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, सिंपली आपके पास क्या क्या मिला है, क्या मिला है, इस के पे जो आप सोल्व करोगे तो आपको इस आयरन के लिए थर्मल कंडक्टिविटी मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा था कि यहां से जो हीट का फ्लो हो रहा होगा वो हीट ही इस आइस को मेल्ट कर रहा होगा, और कितनी आइस मेल्ट हुई m इंटू एल बाई टी। आइस मेल्ट होने के लिए ये तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो मास उसका कितना 360 ग्राम है, कितने टाइम में हो रही 1 हावर में हो रही, तो 1 हावर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60 इतना हो जाएगा, यहाँ पे हमें के मिल जाएगा, ठीक है। ओके, और आगे बढ़ते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इस तरफ कर रहा हूं बच्चों का, देखो बच्चों हमसे कई बार ऐसा भी सवाल पूछा जाता है, जैसे कि कोई लेक वगैरह होती है, उस लेक के अंदर आइस जमना स्टार्ट हो जाता है, तो कितने टाइम में कितनी आइस की थिकनेस या कितनी लेयर बन जाएगी वो पूछा जाता है। ऐसा क्या होता है विंटर्स में पाया जाता है कई बार। देखो समझना क्या सवाल है, हमारे पास ये कोई लेक है, ठीक है, ये लेक है, ठीक है,
विंटर्स के टाइम में क्या है, एटमोस्फेयर का जो टेम्परेचर वो माइनस तक चला जाता है, -3 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं इसके, कुछ भी हो सकता है माइनस में। अब अगर ये माइनस का टेम्परेचर चला गया तो ये जो वाटर है ऊपर वाला, ये वाटर आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर इस सरफेस पर आइस की लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? तो हमसे कई बार वही सवाल पूछा जाता है कि कितने टाइम में कितनी लेयर बन जाएगी, यानी कि मानते हैं हमसे पूछे 1 घंटे में, 2 घंटे में ये जो लेयर है यानी कि यहां से बनना स्टार्ट होगी ऊपर से, ठीक है, तो कितने टाइम में कितनी लेयर बन जाएगी। ध्यान, ऊपर का टेम्परेचर -3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अंदर का टेम्परेचर तो हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहने वाला है। तभी तो आपने देखा होगा जो फिश वगैरह होती है वो पानी के अंदर यानी कि आइस के अंदर तैर रही होती है, बची हुई रहती है। ऐसा नहीं कि नीचे से आइस बनना स्टार्ट होता है, कहां से बनना स्टार्ट होता है, ऊपर से, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा और नीचे टेम्परेचर 0 डिग्री मेंटेन रहता है वाटर का, और जो फिश वगैरह होती है वो आराम से रह सकती है। तो हमसे ये पूछा जाता है कि यहाँ पर ये जो लेयर बनेगी ऊपर से नीचे बनना स्टार्ट हो जाएगी, मानते हैं वाई थिकनेस की लेयर बन जाती है, तो ये जो थिकनेस की लेयर है कितने टाइम में कितनी लेयर बन जाएगी, हमसे वो पूछा जाता है कि 1 घंटे में कितनी लेयर बनेगी, 2 घंटे में कितनी लेयर बनेगी, वो पूछा जाता है। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे इसे समझते हैं, थोड़ा बहुत आसान है। ऊपर का टेम्परेचर -3 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमने मान लेते हैं टी टाइम में वाई थिकनेस की लेयर बन जाती है, कितने टाइम में, टी टाइम में, वाई के एक्स की जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, ये ऐसे इतनी लेयर बन चुकी है। मान लेते हैं ये बनी हमारे पास वाई थिकनेस की लेयर बन चुकी है, कितने टाइम में, ये आइस बन चुकी कंप्लीटली, ठीक है, ये आइस बन चुकी है। ठीक है, ये आइस बन चुकी है, आइस बन चुकी है टी टाइम में, कितने टाइम में, वाई थिकनेस की आइस की एक स्लेब बन चुका है टी टाइम में, तो यहाँ का टेम्परेचर -3 डिग्री, तो यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यही होगा। ठीक है, अब हमसे यही पूछा गया कि कितने टाइम में कितनी बन रही है, वो रेट निकालनी है, मैं वाई के रेट के, वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। ठीक है, तो उस चीज के लिए ध्यान से समझना बच्चों। अब हम ये मान लेते हैं कि जब ये वाई बनी तो वाई बनने में कितना टाइम लगा, टी, ठीक है, तो मान लेते हैं इसको डी वाई और नीचे थोड़ी सी ये यहां तक बनने में, यहां तक बनने में, ये डी वाई थिकनेस की जो स्लेब बनने में dt टाइम लगता है, मान लेते हैं ये बनेगी सही, क्यों बनेगी, सुना, बन क्यों रही है इसलिए क्योंकि यहाँ पे -3 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 0 डिग्री, तो हीट का फ्लो किधर से किधर हो रहा होगा, नीचे से ऊपर हीट जा रही होगी, नीचे से ऊपर हीट जा रही होगी, मतलब इस वाटर से क्या हो रही होगी, हीट ली जा रही होगी। जब इस वाटर से हीट ली जा रही होगी और वाटर खुद 0 डिग्री के टेम्परेचर पर है, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, आइस में कन्वर्ट हो रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे ये स्लेब बनना स्टार्ट हो जाती है। क्या बात समझ पा रहे हो आप कि भाई इसका टेम्परेचर 0 डिग्री है, बाहर का टेम्परेचर -3 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है बच्चों। तो समझना कि यहाँ पे अगर टेम्परेचर 0 डिग्री, यहाँ पे -3 डिग्री, तो हीट इधर से इधर फ्लो होगी, डाउनवर्ड से अपवर्ड, बाहर हीट जा रही होगी, तो ये जब हीट जा रही होगी तो वो किससे हीट ली जा रही होगी, इस वाटर से हीट ली जा रही होगी। जब इस वाटर से हीट ली जा रही होगी और वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री, तो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, आइस में। तो मानते हैं कि टी टाइम में अगर वाई थिकनेस की आइस की स्लेब बन जाती है तो डी वाई थिकनेस की स्लेब बनने में डी टी टाइम लगता है। तो अब आप सोचो, यहां पर से तो हीट गई होगी, नीचे से तो हीट गई होगी, और जो यहाँ पे से हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा, जो यहाँ से हीट जा रही होगी, वो हीट ही इस आइस की लेयर को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होगी, वही तो उसको बना रही होगी। भाई जो हीट जा रही है उससे कितनी आइस बन रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे से हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला लिखता हूं तो क्या होता है, dq बाय dt होगा। यहाँ पे से इस पूरी को एक स्लेब मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से कितनी हीट जा रही है, जो हीट जा रही होगी उसकी वजह से यहाँ पे dt टाइम में थिकनेस बन रही होगी। तो ध्यान समझना, इसका k मान लेते हैं हम लोग, k है इस स्लेब का, आइस का, इसका एरिया a है मान लेते हैं। उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0 डिग्री माइनस का टी, बाहर का टी, और यहाँ पे इसकी थिकनेस कितनी है, y है। ये चीज समझ में आती है, dq बाई dt इज इक्वल टू क्या हो गया, ka t बाई y, यही तो टेम्परेचर। ये जो dq है, ये dq तो इस आइस को जमाने के काम में आ रही है,
यानी कि इस डी को क्या लिखा जा सकता है, एम इंटू एल बी, या सॉरी एफ डिवाइड बाई डी टी। समझ पा रहे हो? ये डी क्यू तो वो हीट है जिसको जमा रही है, आइस को जमा रही है, तो उसको जमने के लिए कितनी हीट चाहिए, इतनी चाहिए, एम इंटू एल एफ। एम इसका मास लिख सकते हैं इस छोटे से का, तो इस छोटे से का मास क्या लिखेंगे, रो यानी कि मास ऑफ ये जो भी आइस है उसका, इंटू वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम को क्या लिखा था, इसकी एरिया ए है इंटू उसकी थिकनेस डीएक्स है। कितने थिकनेस का होता है, डीएक्स थिकनेस का बनता है, सॉरी डीवाई कितनी थिकनेस का माना हमने, डीवाई थिकनेस का। ये तो मास इसका, उसकी डेंसिटी रो यानी डेंसिटी ऑफ आइस, ध्यान रखना कितनी आइस बन रही है, यहाँ पे आइस की डेंसिटी आएगी, ठीक है। ये तो कन्वर्ट हो रही है आइस में, ठीक है, मेल्ट हो रही है। आइस एरिया इंटू डीवाई इसकी थिकनेस डिवाइड बाई डी टी, के ए टी वाई वाई, यही होगा। तो इस पूरे को कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। इस y को इस तरफ ला रहा हूं, बाकी सबको इस तरफ ले रहा हूं, इस a से ये a कट हो गया, तो ये बचा y dy इज इक्वल टू के टी बाय रो इंटू डी टी, यही होगा। देखो के टी, ये रो इसको डिनोमिनेटर में आ गया, ये y ऊपर चला गया, ये डी टी इधर चला गया, ये हो गया। तो हम क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, के टी बाय रो तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे t बराबर 0 पर थिकनेस हमने क्या मान लिया, 0। अब जरूरी नहीं हमेशा 0 ही बच्चों, कई बार कुछ थिकनेस हो भी सकती है, उसके बाद की कुछ जा सकती है। तो t बराबर 0 पर अगर पहले से कुछ थिकनेस बनी हुई थी y या y1 जो भी, तो लिख देना लिमिट, ठीक है। मैंने इनिशियल से मान रहा हूं, और किसी भी टाइम t पर इसकी थिकनेस कितनी हो चुकी है मान लेते हैं y, तो इसका ये कितना है, y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, के टी बाई रो इंटू टी हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है, आसान। तो यहां पे से 2kT बाई रो आ गया आंसर। और y की बात करूं तो y इज द 2kT बाई रो की पावर 1/2। तो कई बार आपसे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t भी पूछा जा सकता है, तो रूट t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, क्लियर है ना। तो किसी भी तरह से अगर आप आइस की बात करते हो, कितनी लेयर जम रही है, वो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, कुछ नहीं करना, आसान है। कि यहाँ पे जो हीट का फ्लो हो रहा है ना, वो हीट ही तो क्या कर रही होगी, इस आइस को जमा रही है। तो देखो आप, ये जो मैंने हीट फ्लो रेट लिखा, ये इस हीट ने, ये जो हीट है ये किसको जमा रही है, इस आइस को जमा रही है। तो मैंने वहां पे लिख दिया, उसको सोल्व कर लिया सिंपली लिमिट लगा के, ठीक है। अब अगर बच्चों हम लोग जो कर रहे थे ना, उसमें क्या हम कांस्टेंट टेम्परेचर मान रहे थे, इस एंड का और इस एंड का। अब मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल वो भी करवा रहा हूँ जिसमें एक एंड का टेम्परेचर कांस्टेंट और एक एंड का टेम्परेचर वेरी कर रहा हूँ। कई बार आपसे ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं जिसमें दोनों एंड के टेम्परेचर वेरी कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन दोनों एंड के टेम्परेचर वेरी करने वाला काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए एडवांस में उससे पूछे आने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो मैं वन एंड वाला आपको सिखा रहा हूँ। इसे रब करते हैं बच्चों को। देखो अरेंजमेंट क्या है, अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है। चलो 100 मान लेते हैं, टी बन रहा है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक, ये इसका टेम्परेचर टी नॉट बोल देते हैं, टी नॉट है, फिक्स है। देखो क्या बोला गया हमसे बच्चों, एक रोड है, क्लियर, उसके इस एंड का टेम्परेचर टी नॉट है और यहाँ पे वाटर फिल अप है। इस वाटर का टेम्परेचर T1 है, किसी इंस्टेंट पे ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है। हम ये मान के चलते हैं कि T बराबर 0 पर जब हमने स्टार्ट किया
ये लिख देते हैं एट टी इज इक्वल टू 0। हम ये मान के तो ये टेम्परेचर हायर है, ये टेम्परेचर लोअर है, ये वाटर है, ठीक है। तो वाटर का मास m और स्पेसिफिक वेट s, ठीक है। इसकी डेंसिटी भी आपको पता होगी। अब आप सोचो ये हायर टेम्परेचर पर है, ये टेबल लोअर टेम्परेचर पर है, तो इस रोड से इस तरफ क्या हो रही होगी, हीट का फ्लो हो रहा होगा। हीट का फ्लो हो रहा होगा तो इस वाटर का टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, और इस वाटर का टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, ये टीवी चेंज हो रहा होगा। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो टेम्परेचर है वो फंक्शन बताइए आपको एज अ टाइम टी, यानी कि टी हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट टी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि इसका जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, किस टाइम के अकॉर्डिंग किस तरीके से चेंज हो रहा है। आप समझ रहे हो ना कि टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये T1 टेम्परेचर पर है, जो कि कम है किससे, इस टी नोट से। तो इधर से इधर हीट जारी होगी, इधर से इधर हीट जारी होगी, तो इस लिक्विड का, इस वाटर का टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो टी भी चेंज हो रहा होगा। तो ये टी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। आसान है बच्चों, कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। देखो जो यहां से यहां तक हीट फ्लो हो रही होगी, जैसे कि हमने अभी आइस वाले में किया कि यहां से यहां तक जो हीट का फ्लो रेट होगा, वो हीट का फ्लो रेट यानी कि जो हीट मिल रही होगी फ्लो होने की वजह से इस वाटर को, वो हीट ही तो इस वाटर के टेम्परेचर को क्या कर रही होगी, बढ़ा रही होगी। यानी कि यहाँ पे से जो हीट फ्लो होकर आ रही होगी इधर, यानी कि यहाँ से हीट फ्लो होकर इस वाटर में आ रही है, तो वो हीट क्या कर रही है, इस वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही होगी। इस वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही होगी, तो ये जो T1 है वो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हीट फ्लो रेट से dq by dt इज इक्वल टू के ए, किसी भी इंस्टेंट में मान लेते हैं इसका टेम्परेचर T हो गया, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट इसका टेम्परेचर कितना है, T है, यानी कि dt टाइम में जो भी मान लो, या फिर हम ऐसा मान सकते हैं कि मान लेते हैं कि T बराबर 0 पे T1 था, ठीक है। तो T पर इसका टेम्परेचर T हो जाता है, T टाइम पर इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, T हो जाता है। तो T प्लस dt टाइम पर इसका टेम्परेचर D प्लस dt हो जाएगा। ये चीज समझ आती है आप लोगों को। भाई T बराबर 0 पे उसका टेम्परेचर T1 था, तो किसी टाइम T पर उसका टेम्परेचर T हो चुका है, तो T प्लस dt टाइम पर उसका टेम्परेचर T से dt हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, वो यही जो लिखते हैं, इधर का टेम्परेचर माइनस इधर का टेम्परेचर। तो किसी भी टाइम पे उसका टेम्परेचर T हो चुका है, तो T नॉट माइनस का T डिवाइडेड बाई L, ये होगा पक्का, ठीक है। अब ये जो हीट है, ये हीट किसको मिली, इस वाटर को मिली, तो इस हीट ने इस वाटर के टेम्परेचर को क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा। तो इसका टेम्परेचर बढ़कर T से कितना हो चुका होगा, dt टाइम में। मान लेते हैं ये dt टाइम में हीट गई ना, कितने टाइम में हीट दी है, dt टाइम में। तो dt टाइम में उसका टेम्परेचर T से बढ़ के कितना हो गया, dt हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम जो हीट लिखेंगे उसे क्या लिखेंगे, उसे लिखेंगे हम लोग m वाटर s वाटर इनटू dt, चेंज इन टेम्परेचर कितने टाइम में, dt टाइम। ये चीज समझेंगे आप लोग। देखो T टाइम पर टेम्परेचर उसका T था तो हमने T लिख दिया, ठीक है। ये हीट रेट क्या है, स्मॉल टाइम के लिए, यानी कि dt टाइम में हमने कितनी हीट दी है, dq हीट दी है। तो उस dt टाइम में उसके टेम्परेचर में चेंज कितना आया, dt आया है, तो टेम्परेचर में चेंज कितना आ गया, dt आ गया, यहाँ पे dt है ना। ये टेम्परेचर में चेंज है और ये टाइम में चेंज है, तो यहाँ पे से हमें मिल जाएगा के ए टी नॉट माइनस टी, और ये फिक्स्ड है, यानी कि नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, बाय एल। तो देखो बच्चों मैं कैसे लिख रहा हूं इसको ऐसे लिख रहा हूं, इस टी वाले को इसके डिनोमिनेटर में लेके आ रहा हूं, के ए बाई एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू एल इंटू डी टी, क्लियर। अब आप इस पूरे को सोल्व करना पड़ेगा, तो हम इसे क्या मानते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, अल्फा बीटा या कुछ भी। तो हम यहां पे लिख रहे हैं 1 अपॉन टी नॉट माइनस का टी डी टी। क्या माना इसको, कांस्टेंट मान लेते हैं, क्या माना इसको कांस्टेंट, अल्फा मान लेते हैं, अल्फा डी टी, ये कांस्टेंट है कुछ, ठीक। इस पूरे को हमने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। तो हमें इंटीग्रेट करना है, टोटल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसे कर सकते हैं।
तो लिमिट ध्यान से समझना, T बराबर 0 पर इसका टेम्परेचर कितना था? T बराबर 0 पर T1 था। किसी भी टाइम T पर इसका टेम्परेचर कितना हो चुका है? T हो चुका है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln T0 माइनस का T माइनस का 1। ये माइनस का 1 क्यों लिखा? समझ आया? क्योंकि इसका भी होगा एक बार। तो ये T1 से T, यहाँ पे अल्फा T, ये माइनस का इस तरफ चला जाएगा। तो ln लिखता हूं मैं T0 माइनस का T ln T0 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस का अल्फा T। तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है ln T0 माइनस T, T0 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा T। तो इस ln को उस तरफ लेके जाएंगे। हमें तो क्या निकालना है? T निकालना है किसी भी टाइम पे टेम्परेचर। तो T0 माइनस T डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर माइनस अल्फा T। और अल्फा की वैल्यू आपको पता है। तो इसको अगर मैं सोल्व करूं इस तरफ, तो ये हो जाएगा T0 माइनस T इज इक्वल टू T0 माइनस T1 ई रेज टू दी पावर माइनस अल्फा T। ये होगा। तो यहां पे से T इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा T0 माइनस का अल्फा T। ये फंक्शन आया था बच्चों टेम्परेचर का आपके पास एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन में टफ है। अब आप सोचो ये एक के लिए इतना कैलकुलेटिव पार्ट है, तो जब मैं इसको चेंज करूंगा तो और ज्यादा टफ हो जाता है, इसलिए उतना ज्यादा हमसे पूछा नहीं जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये कंडक्शन वाला जो पोर्शन था वो हमारा खत्म हो चुका है चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर से अब हम लोग इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है रेडिएशन, उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वो भी खत्म हो जाए। 2 लेक्चर में शायद वो खत्म हो सकता है। ओके, आज के लिए